हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। दिल्ली से मुंबई मौत का हाईवे भाग 1, अंधेरी शुरुआत। विदाई की रात और उत्साह। दिल्ली की वो रात उमस भरी थी, लेकिन आर्यन के दिल में उत्साह की लहरें उठ रही थीं। उसने अपनी नई एसयूवी खरीदी थी और अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों कबीर, सान्या और रिया के साथ दिल्ली से मुंबई तक का रोड ट्रिप प्लान किया था। यार, फ्लाइट से जाने में वो बात कहाँ जो अपनी गाड़ी से सड़क नापने में है, कबीर ने गाड़ी की पिछली सीट पर पैर फैलाते हुए कहा। सान्या, जो थोड़ी डरपोक स्वभाव की थी, ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन क्या हमें रात में निकलना चाहिए था? हाईवे के बारे में सुना है कि रात में सफर करना ठीक नहीं होता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग घुमाया। अरे सान्या, ये 2026 है। अब कोई भूत प्रेत नहीं होते, बस अच्छी सड़कें और तेज रफ्तार होती है। रात के 11:30 बज रहे थे जब उनकी गाड़ी धौला कुआं पार कर गुड़गांव की ओर बढ़ी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और आखिरी सफर साबित हो सकता है। राजस्थान का वीरान बॉर्डर। करीब 4 घंटे बाद गाड़ी राजस्थान के बॉर्डर के पास एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जाती वहां तक सिर्फ धूसर डामर और सन्नाटा था। अचानक गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में अजीब सी घरघराहट होने लगी। अरे कबीर, अपना ब्लूटूथ बंद कर, ये कैसी आवाज आ रही है? रिया ने चिढ़ते हुए कहा। मेरा फोन तो चार्जिंग पर है, मैं कुछ बजा ही नहीं रहा, कबीर ने हैरान होकर जवाब दिया। म्यूजिक सिस्टम से अब एक धीमी फुसफुसाहट आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। शायद सिग्नल की दिक्कत होगी, आर्यन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। सफेद साड़ी और वो बूढ़ी औरत। गाड़ी अब 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पर थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। आर्यन, रोको, सान्या जोर से चिल्लाई। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर रगड़ते हुए चीख उठे और गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। गाड़ी के ठीक सामने मुश्किल से 2 फीट की दूरी पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। पागल है क्या ये? मरना चाहती है? कबीर गुस्से में बाहर निकलने लगा। नहीं कबीर, बाहर मत जाओ। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्यन ने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, लेकिन वो औरत हिली नहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। टॉर्च जैसी तेज हेडलाइट की रोशनी में जो उन्होंने देखा, उससे उनके खून जम गए। उस औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे थे। उसका जबड़ा अजीब तरह से लटका हुआ था और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी जानवर के कराहने जैसी थी। गाड़ी पीछे लो, अभी, कबीर चिल्लाया। आर्यन ने कांपते हाथों से रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को पीछे खींचकर तेजी से किनारे से निकाला। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। रास्तों का जाल, शॉर्टकट की गलती। अगले 1 घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। सबकी सांसें तेज थीं। तभी आर्यन के मोबाइल का जीपीएस बोलने लगा। अगले 500 मीटर पर बाएं मुड़ें, यह रास्ता आपको हाईवे 48 से बचाकर 2 घंटे पहले पहुंचा देगा। चलो यही लेते हैं। मुख्य हाईवे पर शायद पुलिस चेकिंग या जाम हो, आर्यन ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने उस कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, वातावरण एकदम बदल गया। कोहरा इतना घना हो गया कि 5 फीट आगे का भी दिखना मुश्किल था। ये रास्ता तो मैप पर भी ठीक से नहीं दिख रहा, रिया ने अपने फोन में देखते हुए कहा। आर्यन, यहां तो सिग्नल ही चले गए। अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड की लाइटें लाल होने लगीं। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि आर्यन ने एक्सीलेटर पूरा दबा रखा था। गाड़ी को क्या हो रहा है? कबीर ने घबराकर पूछा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा है। धम! छत पर किसी के चलने की आवाज आई। भारी कदम, जैसे कोई भारी चीज ऊपर रेंग रही हो। सान्या ने ऊपर की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। छत की धातु अंदर की ओर पिचक रही थी।
जैसे कोई बहुत शक्तिशाली हाथ उसे ऊपर से दबा रहा हो। वो खंडहर ढाबा। गाड़ी अचानक एक पुराने टूटे फूटे ढाबे के सामने रुक गई। उस पर एक धुंधला सा बोर्ड लटका था, अंतिम विश्राम। अजीब बात यह थी कि आर्यन ने ब्रेक नहीं मारा था, फिर भी गाड़ी पूरी तरह जाम हो गई थी। न दरवाजे खुल रहे थे, न खिड़कियां नीचे हो रही थीं। देखो, वहां कोई है, रिया ने ढाबे की ओर इशारा किया। ढाबे के बाहर एक लालटेन जल रही थी। उसके पास एक आदमी बैठा था जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसके लकड़ी काटने की लय और आवाज बहुत डरावनी थी। ठक ठक ठक। वो आदमी धीरे से उठा और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने का अंदाज ऐसा था मानो उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। जैसे जैसे वो पास आया, उन्होंने देखा कि उसके गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था जिससे अभी भी काला खून रिस रहा था। उसने गाड़ी की खिड़की पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ की खाल गल चुकी थी। उसने अपनी मरी हुई आंखों से अंदर झांका और फुसफुसाया, सवारी तो 4 हैं, पर जगह सिर्फ एक की है। सान्या बेहोश हो गई। कबीर पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी अंधेरे जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन इस बार स्टीयरिंग आर्यन के हाथ में नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। गाड़ी की रफ्तार अब 120 किलोमीटर घंटा पार कर चुकी थी। आर्यन पागलों की तरह ब्रेक पैडल दबा रहा था, लेकिन वो पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। स्टीयरिंग किसी अदृश्य हाथ के इशारे पर तेजी से घूम रहा था, जो उन्हें हाईवे से दूर घने जंगलों के बीच ले जा रहा था। दिल्ली से मुंबई मौत का हाईवे, भाग 2 रूहानी जाल। जंगल का अंतहीन चक्रव्यूह। आर्यन, कुछ करो, हम पेड़ से टकरा जाएंगे, रिया चिल्लाई। लेकिन गाड़ी पेड़ से टकराने के बजाय उनके बीच से ऐसे निकल रही थी मानो वो कोई परछाई हो। बाहर का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो धूल भरा राजस्थान नहीं था। वहां ऊंचे काले पेड़ थे जिनकी शाखाएं इंसानी हाथों की तरह नीचे लटक रही थीं और गाड़ी की छत को खुरच रही थीं। अचानक गाड़ी का डैशबोर्ड कैमरा, डैश कैम, अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर पीछे की सीट का नजारा दिख रहा था। कबीर और बेहोश सान्या के बीच में एक धुंधली आकृति बैठी थी। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें नहीं थीं। वो कैमरा की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। पीछे मत मुड़ना, आर्यन ने कांपते हुए कहा। कबीर, पीछे मत देखना। लेकिन कबीर की गर्दन अपने आप पीछे की ओर मुड़ने लगी। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़क कड़क पूरे केबिन में गूंज रही थी। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं। यहां बहुत ठंड है आर्यन। कबीर की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। वो भारी और गूंजती हुई थी। उसने कहा था, जगह सिर्फ एक के लिए है। रेडियो से आती मौत की पुकार। अचानक गाड़ी का रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार कोई संगीत नहीं था। रेडियो से पुलिस कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग जैसी आवाज आने लगी। सभी यूनिट्स ध्यान दें। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण दुर्घटना हुई है। एक काली एसयूवी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। 4 यात्री सवार थे। कोई जीवित नहीं बचा। पहचान की जा रही है। ये क्या बकवास है? रिया ने रोते हुए रेडियो बंद करने की कोशिश की। हम तो जिंदा हैं। हम यहां हैं। तभी रेडियो से एक और आवाज आई, आर्यन, तुम जिंदा नहीं हो। तुम बस मरे हुए होने का इंतजार कर रहे हो। गाड़ी अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुकी। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी धड़कनें सुन सकते थे। बाहर का कोहरा अब काला हो चुका था। मील का पत्थर, मुंबई 0 किलोमीटर। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। बाहर की हवा में जलते हुए मांस और मरे हुए फूलों की गंध थी। गाड़ी के ठीक सामने एक पुराना टूटा हुआ पत्थर लगा था। उस पर लिखा था, मुंबई 0 किलोमीटर। हम मुंबई पहुंच गए? रिया ने अविश्वास से पूछा। लेकिन सामने मुंबई नहीं थी। सामने एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके फाटकों पर वही लालटेन जल रही थी जो उस ढाबे पर थी। फाटकों के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंतिम विश्राम। वो ढाबा कोई जगह नहीं थी, वो इस कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार था। सान्या को उठाओ, हमें यहां से निकलना होगा, आर्यन ने कबीर को आवाज दी। लेकिन कबीर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। वो बस अंदर बैठा रहा। उसकी गर्दन अभी भी पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सान्या के गले पर रख दिया। कबीर, क्या कर रहे हो? आर्यन चिल्लाया और उसे खींचने के लिए झपटा।
जैसे ही आर्यन ने कबीर को छुआ, उसका हाथ कबीर के शरीर के आर पार निकल गया। कबीर वहां था ही नहीं, वो सिर्फ एक धुआं था। साये का पीछा। भागो रिया। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की ओर दौड़ लगा दी, क्योंकि पीछे से वो बूढ़ी औरत और वो कटा हुआ गला वाला आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। दौड़ते समय आर्यन को महसूस हुआ कि रिया का हाथ बहुत ठंडा होता जा रहा है। रिया, तुम ठीक तो हो? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे रिया नहीं थी, वो सान्या थी, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें से काला खून बह रहा था। रिया कहाँ है? आर्यन की चीख निकल गई। सान्या ने पीछे एक पेड़ की ओर इशारा किया। वहां रिया की लाश एक डाल से लटकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। सवारी तो 4 थे, सान्या ने फुसफुसाया, पर जगह सिर्फ एक की है, और वो जगह तुम्हारी है, आर्यन। सच का सामना। आर्यन पीछे की ओर गिरा। उसे समझ आने लगा, वो गाड़ी, वो ट्रिप, वो हाईवे, सब एक जाल था। उसने याद करने की कोशिश की। दिल्ली से निकलने के 2 घंटे बाद क्या हुआ था। उसे याद आया, एक ट्रक उसकी लेन में आ गया था। उसने स्टीयरिंग घुमाया था। एक चीख गूंजी थी, फिर अंधेरा। नहीं, नहीं, मैं मर नहीं सकता, आर्यन चिल्लाया। तभी कब्रिस्तान की जमीन फटने लगी। हजारों हाथ जमीन से बाहर निकले और आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। वो उसे नीचे खींच रहे थे। उसने देखा कि सामने वही काली एसयूवी खड़ी है, लेकिन अब वो पूरी तरह जली हुई और पिचक चुकी थी। उसके अंदर 3 साये बैठे थे, कबीर, रिया और सान्या। वे तीनों उसकी ओर हाथ हिला रहे थे, जैसे उसे विदा कर रहे हों। तुमने हमें मार डाला आर्यन, कबीर की आवाज हवा में गूंजी। तुम्हारी तेज रफ्तार ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और अंधेरे की ओर भागने लगा। उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक हेडलाइट। क्या वो कोई और गाड़ी थी? क्या वो बच सकता था? वो रोशनी की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो उसी की गाड़ी की हेडलाइट थी। वो फिर से वहीं पहुंच गया था जहां से उसने भागना शुरू किया था। आर्यन उस अंतहीन लूप में फंस चुका था। जितनी बार वो रोशनी की ओर भागता, उतनी ही बार वो अपनी उसी जली हुई एसयूवी के सामने खड़ा मिलता। हवा में चीखों का शोर बढ़ता जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी यादें धुंधली पड़ रही हैं। भाग 3, अंतिम फैसला। रूहों का सौदागर। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसके चारों ओर अब वो कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि एक अंतहीन गहरी खाई थी, जिसके बीचों बीच वो हाईवे तैर रहा था। तभी उसके सामने वही कटा हुआ गला वाला आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में अब लालटेन नहीं, बल्कि एक पुराना रजिस्टर था। तुम भाग नहीं सकते आर्यन। उस आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखी पत्तियां एक साथ कुचली जा रही हों। इस हाईवे का एक नियम है, जो यहां मरता है वो यहीं का होकर रह जाता है। लेकिन आज एक गलती हुई है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, क्या? कैसी गलती? उस आदमी ने रजिस्टर खोला और आर्यन की आंखों के सामने कर दिया। वहां खून से 4 नाम लिखे थे, कबीर, रिया, सान्या और आर्यन। लेकिन आर्यन के नाम के आगे एक लाल सवालिया निशान ऑफ हेल बना था। तुम्हारे 3 दोस्त उस पार जा चुके हैं। उसने खाई की ओर इशारा किया जहां से भयानक चीखें आ रही थीं। लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी शरीर और मौत के बीच लटकी हुई है। वहां, उस दुनिया में, तुम्हारा शरीर वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे बचने की संभावना 1% है। वास्तविकता की एक झलक। अचानक आर्यन को अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो हाईवे का सन्नाटा नहीं था, वो अस्पताल के हार्ट मॉनिटर की बीप बीप थी। उसे धुंधला सा दिखाई दिया। उसकी मां उसके हाथ पकड़कर रो रही थी। बेटा, एक बार आंखें खोलो, सिर्फ एक बार। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी मौजूदगी महसूस हुई। वो बूढ़ी औरत जिसकी आंखें नहीं थीं, अब उसके कंधे पर अपना सड़ा हुआ हाथ रखे खड़ी थी। तुम्हें वापस जाना है, उसने फुसफुसाया, पर याद रखना, अगर तुम वापस गए तो तुम अकेले होगे। तुम्हारे दोस्त यहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम उनके बिना जी पाओगे? क्या तुम उस रात का सच झेल पाओगे? वो खौफनाक सच। उस रात क्या हुआ था? अचानक आर्यन की याददाश्त का ताला खुला। उसे वो रात साफ दिखने लगी। वे चारों कार में थे। आर्यन नशे में नहीं था, लेकिन वो रफ्तार के नशे में था।
कबीर ने पीछे से कहा था, भाई थोड़ा धीरे चला, मोड़ आने वाला है। लेकिन आर्यन ने जोश में कहा था, अरे कुछ नहीं होता। तभी सामने वो ट्रक आया था। आर्यन ने अपनी जान बचाने के लिए स्टीयरिंग इतनी तेजी से घुमाया कि कार का वो हिस्सा जहां कबीर और सान्या बैठे थे सीधे ट्रक से टकरा गया। आर्यन ने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्तों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। यह एहसास किसी भी भूत या प्रेत से ज्यादा डरावना था। वो रूहानी जाल और कुछ नहीं बल्कि आर्यन का अपना गुनाह, गिल्ट था। अंतिम दरवाजा, चुनाव। तुम्हारे पास 1 मिनट है, रजिस्टर वाले आदमी ने कहा। या तो इस अंधेरे को गले लगा लो और अपने दोस्तों के साथ इस नरक में सड़ो, या फिर उस रोशनी की ओर भागो। लेकिन याद रखना, वो रोशनी तुम्हें सिर्फ जिंदा करेगी, खुश नहीं। आर्यन ने अपने दोस्तों की रूहों को देखा। वे अब गुस्से में नहीं थे, वे उदास थे। कबीर ने धीरे से कहा, तारांकन जा आर्यन, हमें तो तूने मार दिया, अब खुद को तो बचा ले। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि एक जगह किसके लिए खाली थी। वो उस जिंदा लाश के लिए थी जो वो बनने वाला था। वह मुड़ा और उस तेज सफेद रोशनी की ओर पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, तुम फिर लौटोगे आर्यन? हर साल 12 जनवरी को ये हाईवे तुम्हें बुलाएगा। सुबह की पहली किरण, मुंबई का अस्पताल। आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। उसके गले में ट्यूब थी और शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। डॉक्टर, इसे होश आ गया। यह चमत्कार है, नर्स चिल्लाई। उसकी मां भागती हुई आई। वो रो रही थी पर उसके चेहरे पर राहत थी। आर्यन ने इशारे से पानी मांगा और फिर कांपती आवाज में पूछा, कबीर? सान्या? रिया? उसकी मां की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने बस धीरे से अपना सिर झुका लिया। मुंबई के उस अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन जिंदा था लेकिन वो अंदर से मर चुका था। उपसंहार, हाईवे का बुलावा। 2 साल बाद आर्यन अब ठीक हो चुका था लेकिन वो कभी सो नहीं पाता था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वो अंतिम विश्राम वाला ढाबा और वो लालटेन दिखाई देती। एक रात वो अपनी बालकनी में खड़ा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। गूगल मैप्स अपने आप खुल गया था। उसमें उसकी वर्तमान लोकेशन से दिल्ली की ओर का रास्ता दिख रहा था। मैप पर एक आवाज गूंजी, यहां से दिल्ली 1400 किलोमीटर। आपकी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। सान्या और कबीर आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने नीचे सड़क पर देखा। वहां धूल में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जो ऊपर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। सफर कभी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली से मुंबई की उस खौफनाक रात ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।